सभी का एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित इस वीडियो श्रृंखला में इस तीसरे वीडियो में भी हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले दो वीडियो में हमने कार्यकारी शक्तियां एवं विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में भी हम जो विधायी शक्तियां जो रह गई थी, जो बच गई थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां आदि के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत कुछ शक्तियां बच गई थी, उनमें निम्न है कि राष्ट्रपति संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगर संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है और देश में किसी कानून की आवश्यकता हो गई है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और ये अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के अंतर्गत संसद द्वारा अनुमोदित करवाना आवश्यक होता है और राष्ट्रपति किसी भी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति अगर किसी अध्यादेश को जारी करते हैं तो वह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने की तिथि से 6 हफ्ते के अंतर्गत संसद से पारित करवाना आवश्यक होता है। भारत के राष्ट्रपति महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, वित्त आयोग एवं अन्य आयोगों की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखते हैं। ये भी विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। और साथ ही राष्ट्रपति अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली, दमन व दीव में शांति, विकास एवं सुशासन के लिए विनियम बना सकते हैं। हालांकि पुद्दुचेरी के लिए भी वे नियम बना सकते हैं, लेकिन वहाँ तभी बना सकते हैं जब वहाँ की संसद विधानसभा निलंबित हो या विघटन की अवस्था में हो, क्योंकि आप जानते हो 2 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, दिल्ली और पुद्दुचेरी। तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ थी। अब हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे, वित्तीय शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति को निम्नलिखित वित्तीय शक्तियां हैं। पहला, राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखते हैं, अर्थात राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखते हैं, जिसको हम बजट कहते हैं, जिसमें 1 वर्ष का वित्तीय लेखा जोखा होता है, आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, जिसको हम बजट कहते हैं। उसको राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। आप जानते हो धन विधेयक को संसद में इंट्रोड्यूस करने के से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जाती। अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश से ही की जा सकती है। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के अनुदान की कोई भी मांग नहीं की जाती। आप जानते हो 2 प्रकार की निधियां भारत के संविधान में दी गई हैं, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि। तो आकस्मिक निधि से किसी भी अदृश्य व्यय के लिए अग्रिम भुगतान की व्यवस्था भारत के राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। अर्थात भारत के राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से किसी आकस्मिक समय में
या आदर्श व्यय की भुगतान हेतु अग्रिम भुगतान हेतु व्यवस्था कर सकते हैं। और भारत के राष्ट्रपति राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। अब हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आप जानते हो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति भारत के उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकते हैं, परंतु उस सलाह को मानना या न मानना पूरी तरह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात किसी विधि का प्रश्न हो तो राष्ट्रपति उस मामले में उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। अब सलाह को माने या न माने ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। भारत के राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के लिए दंडादेश को निलंबित कर सकते हैं, उसके दंड को माफ कर सकते हैं, दंड की प्रकृति को परिवर्तित कर सकते हैं और दंड में क्षमादान प्राण दंड स्थगित कर सकते हैं और उसको माफी प्रदान कर सकते हैं। उन सभी मामलों में कर सकते हैं जिसमें सजा सैन्य अदालत में दी गई हो, तथा उन सभी मामलों में ऐसा कर सकते हैं जिसमें केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए कोई सजा दी गई हो, और उन सभी मामलों में जिनमें दंड का स्वरूप प्राण दंड हो। ऐसे मामलों में भारत के राष्ट्रपति को किसी दंडादेश को निलंबित करने, उसकी प्रकृति को परिवर्तन करने, क्षमादान करने आदि की शक्तियां निहित भारत के राष्ट्रपति में है। इसके बाद में भारत के राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। हालांकि इसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य होती है, लेकिन वे किए राष्ट्रपति के नाम से ही जाते हैं। और भारत के राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूतों, उच्चायुक्तों को राष्ट्रपति भेजते हैं और उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद में भारत के राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। आप जानते ही हो कि भारत के राष्ट्रपति सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। वह भारत के थल सेना, जल सेना और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा और युद्ध की समाप्ति की घोषणा करते हैं, किंतु वे संसद की अनुमति के अनुसार ये चीज़ें करते हैं। अर्थात युद्ध की समाप्ति या घोषणा जो करते हैं वे संसद की अनुमति से ही करते हैं। इसके बाद में भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की हम चर्चा करेंगे। हालांकि आपातकालीन शक्तियों को अपने एक अलग वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सारी विस्तार से इनके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। थोड़ी सी चर्चा अपने यहाँ कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। पहली, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, जिसको हम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। दूसरा, अनुच्छेद 356, जिसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं बोलचाल की भाषा में। और तीसरा, जिसको अनुच्छेद 360, इसको वित्तीय आपातकाल से नाम से जाना जाता है। तो इन 3 आपातकालीन शक्तियों का अध्ययन हम एक अलग वीडियो में करेंगे।